प्रधानमंत्री मोदी पर हमेशा यह आरोप लगता है कि वो व्यापारियों के लिए काम करते हैं और खासकर गुजरात के व्यापारियों के लिए काम करते हैं। उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। वहीं जब देश का पैसा लेकर भागने वालों की बात आती है तो उसमें भी गुजरात के व्यापारियों का नाम तो ज्यादा मिलता है। वहां भी इन पर आरोप लगता है कि गुजरात के सेठों को कर्जा देकर भगा देते हैं, यानी लोन देकर उन्हें बाईपास कर देते हैं, निकल जाओ। यानी कुल मिलाकर आसान भाषा में कहें तो लगातार यह आरोप लगता है कि ये गुजरात के व्यापारियों को खुलकर आगे बढ़ाते हैं। देश भर के महत्वपूर्ण टेंडर वहीं के लोगों को दिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक व्यापारी ऐसा भी है जिसके लिए कथित तौर पर गुजरात के बहुत सारे व्यापारियों को भी सड़क पर ला दिया गया है। अब यदि आप भारत के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी के बारे में सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। वो कोई और है जिसके लिए मोदी सरकार ने गुजरात के व्यापारियों को भी किनारे कर दिया है। उनका धंधा पानी चौपट होने लगा है और बहुत सारे व्यापारियों को अपना शटर गिराने पर मजबूर होना पड़ा है। अब गुजरात के व्यापारियों से ज्यादा खास कौन हो सकता है, अंदाजा लगाते रहिए। अभी थोड़ी देर में पूरी बात आपको एकदम आसान भाषा में बताएंगे। अंग्रेजी के एक अखबार ने बड़ा तगड़ा खुलासा किया है। वहीं कई बार सांसद और मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रही उमा भारती का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो प्रधानमंत्री मोदी के बारे में गजब गजब की बातें कर रही हैं। आसान भाषा में कहें तो कच्चा चिट्ठा खोल रही हैं और बेहद गंभीर आरोप लगा रही है, इतने गंभीर कि भक्त लाभी के कान चौंक ले सकते हैं। उधर चीन के अखबार ने पीएम मोदी की तारीफ की, लेकिन इस तारीफ के पीछे की हकीकत ढूंढने जब आप निकलेंगे तो मामला बहुत ही गंभीर दिखेगा। इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे ईसाइयों की। हाल ही में प्रधानमंत्री ने 25 दिसंबर को एक कार्यक्रम किया था। ईसाई समुदाय से अपना पुराना रिश्ता बताया था, लेकिन अब 3000 से अधिक ईसाइयों ने नई आवाज बुलंद की है और पीएम मोदी के कारनामों पर बेहद गंभीर की स्वतंत्र पत्रकारिता मजबूत हो, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर किया करिए और सब्सक्राइब करने के बाद तुरंत घंटा बजा दिया करिए। ये सब कुछ फ्री होता है लेकिन हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। अब सबसे पहले अंग्रेजी अखबार मनी कंट्रोल की इस खबर को ध्यान से देखिए और आसान भाषा में हम जो कहानी बता रहे हैं उसे सुनते जाइए। मोदी सरकार पर हमेशा यह आरोप लगता है कि इनके कार्यकाल में गुजरात के व्यापारियों को खासा बढ़ावा दिया जाता है और इस बढ़ावे में हर तरीके का फेवर किया जाता है, ऐसा आरोप लगता है। इसके अलावा एमएसएमई को लेकर मोदी सरकार और उनके मंत्री खूब भौकाल टाइट करते हैं। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि एक व्यापारी ऐसा भी है जिसके लिए गुजरात के व्यापारियों और एमएसएमई दोनों को किनारे सरका दिया गया है या फिर सड़क पर ला दिया गया है। और खबर यह है कि स्टेनलेस स्टील के व्यापार में शामिल 30 से 35% मध्यम और छोटे कारोबारियों ने साल 2023 के जुलाई से सितंबर तिमाही में अपनी दुकानें बंद कर दी। यानी गुजरात में स्टेनलेस स्टील का कारोबार जो भी मध्यम या छोटे कारोबारी करते थे, 3 महीने के भीतर ही उनमें से 30 से 35% के दुकान का शटर गिर गया। अब देखने वाली बात यह है कि यह शटर अपने से गिर गया या फिर जानबूझकर गिरने दिया गया। इंडियन नेशनल स्टील डेवलपमेंट एसोसिएशन के अनुसार चीन से सस्ता स्टेनलेस स्टील आयात होता है। इसी के कारण गुजरात के 30 से 35% कारोबारियों का बंटाधार हो गया है। पिछले ही साल इन लोगों ने सरकार से काउंटर वेलिंग ड्यूटी बढ़ाने का आग्रह किया था। अब यह क्या होता है इसे जरा जान लीजिए। जब भी कोई माल आयात होता है यानी दूसरी जगह से अपने देश में आता है तो यदि वो सस्ता है तो फिर देसी माल बिकता नहीं है क्योंकि लोग सस्ता वाला खरीदना चाहते हैं। ऐसे में सरकार एक अलग तरीके का टैक्स लगाती है विदेशी माल पर, यानी जो बाहर से आता है उस पर टैक्स लगाया जाता है ताकि वो थोड़ा महंगा हो जाए और देश वाला जो देसी माल है वो बिक जाए, अपने देश के व्यापारियों का काम धंधा चलता रहे। यही वाला टैक्स लगाने का आग्रह गुजरात के व्यापारियों ने मोदी सरकार से किया था। इनकी तरफ से केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया था लेकिन वित्त मंत्रालय ने मना कर दिया, इस अनुरोध को ठुकरा दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि गुजरात के व्यापारियों की मांग को इस तरह से ठुकरा दिया गया, इसकी वजह से उन सभी को झटका लगा। 35% व्यापारियों का धंधा पानी चौपट हो गया, दुकान के शटर का गिर गया। आखिर ये सब किसके लिए? व्यापारियों के अनुसार चीन के लिए, क्योंकि स्टेनलेस स्टील सस्ते दाम पर चीन से आता है। अब लोग ये कह रहे हैं कि क्या चीन को फायदा पहुंचाने के लिए अपने देश के व्यापारियों का धंधा पानी चौपट कर दिया गया, उन्हें सड़क पर आने के लिए मजबूर कर दिया गया। याद करिए 2014 से पहले, दीपावली से ठीक पहले देश भर में चाइनीज झालरों और बत्तियों का विरोध होता था और ज्यादातर में बीजेपी के लोग ही शामिल हुआ करते थे। वहीं चीन और भारत के रिश्तों में जब तनातनी होती है तो मोदी सरकार कुछ ऐप्स को बंद कर देती है। चीन के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई यही नजर आती है और दूसरी तरफ इस तरह से अपने देश के और अपने गुजरात के कितने सारे व्यापारियों का धंधा पानी चौपट हो जाता है और सरकार चीन के मामले पर टैक्स नहीं लगाती है। इसके साथ ही देश के बड़े बड़े टेंडर चीन की कंपनियों को दे दिए जाते हैं। देसी भाषा में कहें तो सोना चांदी लूटल जाए और कोयला पर छापा पड़े। सेठ लोग चीन से बड़ा बड़ा व्यापार कर रहे हैं जबकि छोटे और मध्यम व्यापारियों का धंधा पानी चौपट किया जा रहा है। चाइनीज झालर और बत्तियां बेचने वाले देश में कौन लोग थे और खरीदने वाले कौन लोग थे? दोनों ही गरीब और मध्यम वर्ग के थे। बहरहाल अब एक और शानदार खबर देखिए। हाल ही में
चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए लिखा कि उनके नेतृत्व में भारत ने आर्थिक, सामाजिक, शासन और विदेश नीति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। यानी आसान भाषा में चीन के इस बड़े अखबार ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। अब आप चीन से आयात वाली खबर और गुजरात के व्यापारियों की बर्बादी वाली खबर और भारत चीन सीमा विवाद और उस विवाद पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चीन को दी गई क्लीन चिट, इन सब को एक साथ जोड़िए, सब कुछ आईने की तरह साफ हो जाएगा। चीन के अनुसार भारत ने आर्थिक प्रगति की है और भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं। ये कौन सी आर्थिक प्रगति है भाई, जब आपकी आबादी का ज्यादातर हिस्सा मुफ्त राशन यानी 5 किलो के भरोसे जिंदा है। 10 करोड़ लोगों को सिलेंडर बांट दिया गया, लेकिन ज्यादातर सिलेंडर स्टूल के काम में आते हैं। बेरोजगारी चरम पर है, भूखमरी में देश का नंबर नीचे से आता है, हालांकि ज्यादातर आंकड़ों में नीचे से ही चल रहा है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद चीन का अखबार लिखता है कि भारत आर्थिक प्रगति कर रहा है। इसके साथ ही विदेश नीति को भी बढ़ावा मिला है। पीएम मोदी के नेतृत्व में ऐसा चीन का अखबार लिख रहा है। भारत आर्थिक प्रगति कर रहा है, इसके साथ ही विदेश नीति को भी बढ़ावा मिला है पीएम मोदी के नेतृत्व में। ये बातें चीन का अखबार लिख रहा है। इसे लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश कहते हैं कि प्रधानमंत्री के चीयर लीडर्स यानी गोदी मीडिया के लपटझंडिस और उनके लिए ढोल पीटने वाले चीन के आधिकारिक मीडिया द्वारा की गई प्रशंसा से खुश हैं और चीन से उन्हें सराहना मिलनी भी क्यों नहीं चाहिए। आखिरकार ये सिर्फ और सिर्फ वही थे जिन्होंने 19 जून 2020 को सार्वजनिक रूप से ये बयान देकर कहा कि न कोई हमारी सीमा में घुसा है, न कोई घुसा हुआ है और न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। पीएम मोदी के इस झूठ से न सिर्फ हमारे सैनिकों का घोर अपमान हुआ, बल्कि कोर कमांडर स्तर की 18 दौर की वार्ता के दौरान बातचीत में हमारी स्थिति भी कमजोर हुई। प्रधानमंत्री के इस बयान के कारण ही मई 2020 से 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर चीन को नियंत्रण जारी रखने में मदद मिली। यानी चीन ने भारत के 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर अपना कब्जा बना रखा है। इसके साथ ही जयराम रमेश ने लेह के पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत किए गए एक पेपर का भी जिक्र किया, जिसमें कहा गया कि भारत अब 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स में से 26 पर जा ही नहीं सकता। ये वो पॉइंट है जहां तक हमारे जवान साल 2020 से पहले बिना किसी रोक टोक के पेट्रोलिंग किया करते थे। अभी कल परसों ही हमने आपको एक वीडियो में बताया था कि किस तरीके से 1962 के युद्ध में भारत के महानतम सैनिकों में से एक मेजर शैतान सिंह ने चीन से लड़ते हुए अपनी शहादत दी थी। वहीं पर उनका स्मारक बना था और मोदी सरकार की 56 इंची छाती की वजह से अब वो स्मारक तोड़कर हटाना पड़ा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि वो अब बफर जोन में आ गया है। तो सवाल ये उठता है कि यदि चीन ने हमारी जमीनों पर कब्जा ही नहीं किया तो फिर जो स्मारक अब तक हमारी जमीन पर था वो जमीन बफर जोन में कैसे आ गई। यानी सीधे सीधे तौर पर यह साफ साफ दिखता है कि भारत की जमीन का बड़ा हिस्सा चीन के कब्जे में जा रहा है। राजस्थान के जोधपुर में जन्मे मेजर शैतान सिंह भारतीय सेना के लिए किंवदंती के समान थे, यानी उनके जैसा कोई और नहीं। 1962 के चीन युद्ध के दौरान 18 नवंबर को सुबह 3 बजे मेजर शैतान सिंह अपने 120 सैनिकों के साथ लद्दाख के रेजांगला घाटी में थे। उसी समय चीन के लगभग 2000 सैनिकों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। कहीं कहीं यह आंकड़ा 3000 के पार भी बताया जाता है। यानी कि मेजर शैतान सिंह के पास सिर्फ 120 सैनिकों का जत्था था और सामने से चीन के 2 से 3000 सैनिक एक साथ आ गए थे। मेजर शैतान सिंह ने अपने पराक्रम और साहस से अपनी एक छोटी सी टुकड़ी और परंपरागत हथियारों से चीन के 1800 से अधिक सैनिकों को मार गिराया। मेजर शैतान सिंह घायल होने के बाद भी अपने एक पैर से गोलियां चलाते रहे। बताया जाता है कि शरीर में कई गोलियां लगने के बाद जब वो अपने हाथ से गोली चलाने में सक्षम नहीं रहे, तब उन्होंने साथी सैनिकों से कहा कि बंदूक का ट्रिगर उनके पैरों के माध्यम से रस्सी से लगाकर बांध दिया जाए ताकि वो पैरों से गोली चला सके। उस वक्त मेजर शैतान सिंह के शरीर में बहुत सारी गोलियां प्रवेश कर चुकी थी, मगर फिर भी वो लड़ते रहे। बताया जाता है कि उनके पेट में इतनी गोलियां लगी थी कि अतड़ियां तक बाहर आ चुकी थी। इस दौरान जब उन्होंने अपने साथी सैनिकों से बेल्ट खोलने के लिए कहा और सैनिकों ने जब उनके पेट पर देखा तो दंग रह गए। सैनिकों ने बेल्ट खोलने से मना कर दिया, क्योंकि यदि वो बेल्ट खोलते तो शायद मेजर शैतान सिंह की पेट के ज्यादातर हिस्सा बाहर आ जाता। अपनी छोटी सी सैनिक टुकड़ी के साथ अपने से लगभग 20 गुना सैनिकों के सामने कमजोर हथियारों के साथ मेजर शैतान सिंह टिके रहे, लेकिन अपनी जमीन पर चीन का कब्जा मंजूर नहीं था। लेकिन जब उन्हें यह एहसास हुआ कि अब वो और देर तक जिंदा नहीं रह पाएंगे, तब उन्होंने अपने सैनिकों से जो कहा उसे जरा ध्यान से सुनिए। मेजर के साथ रहे रामचंद्र ने दैनिक भास्कर को बताया कि मेजर ने हमसे कहा कि तुम जाओ और ये बताना, लोगों से ये बताना, देश से ये बताना कि हम आखिर तक कैसे लड़े। सबको हमारे शौर्य का पता चलना चाहिए। रामचंद्र ने जब आनाकानी की, यानी जब उन्होंने कहा कि हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, आप हमारे साथ चलिए, तब मेजर ने कहा कि ये मेरा आदेश है, क्योंकि मेजर को यह एहसास हो चुका था कि यदि ये लोग मुझे ले जाने के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर इनकी जान भी
खतरे में पड़ेगी। और उस वक्त के हालात को देखकर मेजर ने आदेश दिया कि तुम लोग मुझे छोड़कर वापस चले जाओ। इसके बाद बेहोश हो गए। रामचंद्र ने मेजर को उठाकर एक बड़े पत्थर के पीछे रख दिया। यहीं पर मेजर शैतान सिंह शहीद हो गए। इसी स्थान पर मेजर शैतान सिंह मेमोरियल स्मारक का निर्माण किया गया था। भारत सरकार ने उन्हें 1963 में मरणोपरांत सेना का सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र प्रदान किया। आपको बता दें कि भारत में अब तक मात्र 21 लोगों को यह परमवीर चक्र मिला हुआ है। मेजर शैतान सिंह जिस स्थान पर शहीद हुए थे वहीं पर उनके नाम का स्मारक बनाया गया था। लेकिन अब लद्दाख में चुशूल के काउंसलर ने सोशल मीडिया एक्स पर यानी ट्विटर पर यह दावा किया है कि अब इस स्मारक को तोड़ दिया गया है, क्योंकि स्मारक बफर जोन के अंतर्गत आ गया। इस मामले को लेकर जहां एक तरफ स्थानीय लोगों में रोष है, नाराजगी है, वहीं दूसरी तरफ उनको समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इसकी वजह से उन्हें जानवरों को चराने के लिए जगह की कमी पड़ गई है। हालांकि इस मामले में विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता अरिंदम बागची ने पहले तो सवाल को टाल दिया, कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन दोबारा पूछने पर उन्होंने कहा कि इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। इससे पहले सेना के पीआरओ कर्नल सुधीर चमोली ने भी बीबीसी से बातचीत में कहा था कि इस मामले में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2022 में भारतीय और चीनी सेना के बीच बातचीत शुरू हुई और बफर जोन भी बनाने पर सहमति बनी थी। साल 2020 में ही गलवान में चीनी सैनिकों के साथ झड़प हुई थी, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए थे। आपको भी याद ही होगा। इसके ठीक लगभग एक साल पहले ही भारत में पुलवामा की घटना हुई थी। उस वक्त याद करिए, पुलवामा में शहीद हुए 40 सैनिकों के शवों को दिल्ली में लाकर किस तरीके का प्रोपेगेंडा फैलाया गया, कैसी प्रदर्शनी लगाई गई। लेकिन चीन के मामले में जब हमारे 20 जवान शहीद हुए तब प्रदर्शनी नहीं लगी, क्योंकि उस वक्त चुनाव नहीं था। उस समय भी भारतीय जमीन पर कब्जे की बात सामने आई, यानी 2020 में। तो प्रधानमंत्री कई दिन बाद प्रकट हुए और कह दिया कि न कोई हमारी सीमा में घुसा है, न कोई घुसा हुआ है, न ही कोई हमारी पोस्ट किसी के कब्जे में है। और इतना सब कुछ बोलने के दौरान उनकी जबान से चीन शब्द नहीं निकला। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि पुराने जमाने में साधुशुदा महिलाएं अपने पति का नाम नहीं लिया करती थी। आज भी बहुत जगहों पर होता है और सम्मान देने के कारण होता है, नाम नहीं लिया जाता है। तो लोग कहने लगे कि चीन से आपका कौन सा रिश्ता है, आप उसे अतिरिक्त सम्मान दे रहे हैं, या फिर इसके पीछे कोई डर है जो चीन का नाम लेने से घबराहट हो रही है। बहरहाल बिना नाम लिए प्रधानमंत्री ने चीन को लगभग क्लीन चिट दे दी। और उसके बाद किस तरीके से मेजर शैतान सिंह का स्मारक तोड़कर हटाना पड़ा है यह भी आपने देख लिया। भारत के इतिहास में शायद भारतीय सेना को आज तक ऐसा अपमान झेलना नहीं पड़ा होगा। मगर कोई बात नहीं, दीपावली पर प्रधानमंत्री चले जाएंगे सैनिकों के साथ दीपावली मनाने, सब मैनेज हो जाएगा। बाकी गोदी मीडिया तो है ही उन्हें परम राष्ट्रभक्त बताने के लिए। अब जब भारत के प्रधानमंत्री इस कदर चीन के साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, एक वक्त में जिस चीन को लाल लाल आंख दिखाने का दम भरा करते थे, अब हर एक मामले में चीन को बढ़ावा देते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे भले सब कुछ हो जाए तो भी क्या चीन के अखबार को, जो कि पूरी तरह से वहां की सरकार के कब्जे में होता है, 2-4 लाइन प्रधानमंत्री के पक्ष में नहीं लिख सकता। यहां देखने वाली बात एक और है, हाल ही में भारत सरकार ने यह स्वीकार किया कि चीन के साथ रिश्ते सामान्य नहीं है। यानी चीन जैसा दुश्मन देश जो आए दिन भारत की छाती पर पैर रखकर रगड़ता हो, उसका अखबार प्रधानमंत्री की तारीफ करता है और गोदी मीडिया वाले उस पर ताली बजाते हैं, डांस करते हैं। वैसे चीन के अखबारों को और ज्यादा तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में मोदी सरकार ने चीन का ख्याल रखा है, शायद दुनिया के किसी प्रधानमंत्री ने इतना ख्याल नहीं रखा होगा, वो भी अपने दुश्मन देश का। ग्लोबल टाइम्स को यदि पीएम मोदी की तारीफ करने में शब्दों की कमी पड़ जाए तो गोदी मीडिया को लपड़ झंडियों को ले जाए, शब्द ज्यादा हो जाएंगे, अखबार के पन्ने कम पड़ जाएंगे। मुझे लगता है कि अब आपको गुजरात के स्टेनलेस स्टील के व्यापारियों, भारतीय जमीन पर चीन के कथित कब्जे और चीन के अखबार में पीएम मोदी की तारीफ, इन सब की कहानी बड़ी आसान भाषा में समझ में आ गई होगी। लगे हाथ अब मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और कई बार केंद्रीय मंत्री रही उमा भारती, उनकी बातों को सुन लीजिए। इसके बाद ईसाइयों ने पीएम मोदी को लेकर क्या कुछ कहा है, कैसा विरोध सामने आया है और क्यों आया है, उस पर बात करेंगे। सोशल मीडिया पर उमा भारती का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे शेयर करते हुए लोग लिख रहे हैं कि भक्त लाभी ध्यान से सुने। इस वीडियो में उमा भारती कहती हैं कि जब साधुओं की हत्याएं हो रही हों, औरतों के गले कट रहे हों, दुष्कर्मियों का पता नहीं लग रहा हो, तो हिंदुत्व का एजेंडा और विकास का एजेंडा, ये दो प्रोजेक्शन है जिसे नरेंद्र मोदी जी ने अपनाने की कोशिश की है। मैं अपने मोटा भाई को सन 1973 से जानती हूं, उनके बारे में बहुत अच्छे से मालूम है मुझे। मैं हमेशा मानती रही हूं कि मोदी जी विकास पुरुष नहीं है, विनाश पुरुष है। फिर से सुन लीजिए, उमा भारती इस वीडियो में कहती है कि मैं हमेशा से मानती हूं कि मोदी जी कोई विकास पुरुष नहीं है बल्कि विनाश पुरुष है। उन्होंने गुजरात का विनाश किया है। वो जो जीडीपी का दावा कर रहे हैं वो फर्जी है। वो जो बीपीएल की संख्या घटने की बात कह रहे हैं वो भी फर्जी है। फर्जी है
मैं नरेंद्र मोदी से कहूंगी कि वो मेरे साथ एक गांव में चले जहां बीपीएल की लिस्ट बनी है। मैं बताऊंगी कि यह लिस्ट किस तरह से फर्जी है। ये सब कुछ दिखाने के लिए किया गया है कि गुजरात में बहुत विकास हुआ है। गुजरात 5 सालों में दोगुना कर्जदार हो गया है, तो फिर विकास क्या हुआ? विनाश हुआ है। स्त्री असुरक्षित हुई, हिंदू मुसलमान दोनों भयभीत रहे, तो लॉ एंड ऑर्डर का क्या हुआ? इसलिए राम और रोटी दोनों ही गुजरात को नहीं मिले। गुजरात को विनाश पुरुष से मुक्ति दिलाई जाए। मुझे लगता है कि मोदी को बहुत बड़ा बना दिया गया है। मीडिया ने गुब्बारे में हवा भर दी है। उमा भारती की इन बातों में आपको कुछ पॉइंट पर ध्यान देना होगा। पहला तो ये कि वो गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को विकास पुरुष नहीं बल्कि विनाश पुरुष कह रही हैं। जीडीपी के बढ़ने के दावे को फर्जी बता रही हैं। बीपीएल की संख्या को लेकर भी, यानी आंकड़ों को लेकर भी इनका कहना है कि नरेंद्र मोदी द्वारा, उनकी सरकार द्वारा आंकड़े जो दिए गए हैं वो फर्जी हैं, झूठे हैं। उनके नेतृत्व में गुजरात पर कर्जा दोगुना हो गया, महिलाएं असुरक्षित हो गई, हिंदू मुसलमान दोनों भयभीत हैं, साधुओं की हत्याएं होती हैं। गुजरात के लोगों को न तो राम मिले न रोटी। अब इन सारी बातों को देश के परिप्रेक्ष्य में देखिए। दुनिया भर की तमाम एजेंसियां हमेशा मोदी सरकार के आंकड़ों को लेकर संदेह करती हैं और कई बार यह बात सामने आई है कि भारत सरकार जो आंकड़े देती है वो भरोसेमंद नहीं है, उसमें झोलझाल है। बहुत सारे मामलों में तो मोदी सरकार आंकड़े भी नहीं देती। सरकार ने सीधे सीधे कह दिया कि कोविड के दौरान ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा, और कोविड में ही मरने वालों के आंकड़े जो मोदी सरकार के हैं और जो अन्य माध्यमों से आए उनमें 7-8 गुना का अंतर है। यानी आंकड़ों को लेकर जब पीएम मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी इन पर संदेह था, और आज जब देश के प्रधानमंत्री हैं तब भी संदेह है। उमा भारती के अनुसार जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी गुजरात पर इन्होंने कर्ज को दोगुना कर दिया था, और अब देश पर तो कर्ज लगभग 3 गुना हो चुका है। 2014 में 55 लाख करोड़ था और अभी कर्जा 161 लाख करोड़ हो गया है, और राज्यों का कर्ज भी मिला दें तो 205 लाख करोड़ का कर्ज हो गया है। यानी मुख्यमंत्री रहते हुए कर्जा दोगुना करते थे और प्रधानमंत्री बनने के बाद कर्जा लगभग 3 गुना कर चुके हैं। जिस तरीके से गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए इन पर आरोप लगाया गया कि गुजरात की महिलाएं सुरक्षित नहीं है, दुष्कर्मियों का पता नहीं लगता, ठीक उसी तरह से देश के परिप्रेक्ष्य में देख लीजिए देश भर की महिलाओं के साथ क्या क्या हो रहा है। गोल्ड मेडलिस्ट महिला पहलवानों को न्याय नहीं मिलता तो फिर आम लड़कियों और महिलाओं को क्या मिलेगा? और खुद उन्हीं के पार्टी के तमाम नेता, विधायक, सांसद, आईटी सेल के गुर्गे, कोई बचा नहीं है। महिलाओं को लेकर सब अपने अपने हवस का प्रदर्शन कर रहे हैं। आईटी सेल के गुर्गे तो रियाज ही निकले। वो रात को बीएचयू कैंपस में अक्सर जाया करते थे कि कहीं कोई लड़की मिल जाए बीएचयू की और उसके साथ छेड़खानी कर ले। इसके अलावा उमा भारती ने यह भी कहा कि गुजरात के हिंदू मुसलमान दोनों भयभीत रहे, और पिछले 10 सालों में पूरे देश में क्या हो रहा है ये भी आप देख रहे हैं। मुसलमानों से ज्यादा हिंदू भयभीत है, क्योंकि कोई भी मुसीबत आएगी तो ज्यादा संकट हिंदुओं पर आएगा क्योंकि उनकी आबादी ज्यादा है। और अंत में उमा भारती ने जो बातें कही हैं कि मोदी को मीडिया ने गुब्बारे में हवा भर के बहुत बड़ा बना दिया है, ये बात तो आप छाती ठोक कर कोई भी कह सकता है। पिछले 9.5 सालों में आपने देखा है कि गोदी मीडिया ने किस तरीके से गुब्बारे में हवा भर भर के विश्व गुरु की छवि प्रस्तुत करने की कोशिश की है। अब यदि उमा भारती की इन बातों को ध्यान में रखा जाए तो साफ साफ कहा जा सकता है कि गुजरात में जो ट्रेलर साहब पहले दिखा चुके थे उसी की पूरी पिक्चर प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने पूरे देश और दुनिया को दिखाया है। फर्जी आंकड़े, झूठे दावे, नफरत का बाजार, महिलाओं के खिलाफ हिंसा, सांप्रदायिकरण, लॉ एंड ऑर्डर का बंटाधार, और इन सब के बाद गोदी मीडिया का फर्जी भौकाल। कुछ भी नया नहीं है। 10 साल पहले सिर्फ एक राज्य में हो रहा था और अब 10 साल बाद पूरे देश में हो चुका है। हाल ही में हमने आपको बताया था कि कुछ सालों के भीतर ही, यानी साल 2011 से लेकर 2022 के बीच ही देश भर में ईसाइयों के खिलाफ हिंसा 4 गुना बढ़ गई। द वायर की रिपोर्ट में बाकायदा पूरा आंकड़ा आया था, हमने आपको विस्तार से दिखाया भी था, और 25 दिसंबर के दिन दिखाया था जिस दिन क्रिसमस डे मनाया जाता है। हालांकि इस मामले पर हमने पहले भी कई बार चर्चा की थी, लेकिन उस दिन विशेष तौर पर चर्चा हुई इसलिए क्योंकि उससे महत्वपूर्ण दिन कोई हो ही नहीं सकता इस समस्या को दिखाने का। और इस बार यह दिन और महत्वपूर्ण हो गया जब प्रधानमंत्री ने अपने आवास पर क्रिसमस लंच का आयोजन करवाया और इसमें ईसाई नेताओं को आमंत्रित किया गया। हमने आपको बताया था कि किसी चर्च के पादरी ने फोन कर हमसे अनुरोध किया कि आप लोग मुस्लिम समाज के ऊपर हो रहे अत्याचारों पर अपेक्षाकृत ज्यादा बातें करते हैं, हमारी बात बहुत कम होती है। मगर शायद उन्होंने हमारी सारी वीडियोस नहीं देखी होगी। जहां तक मुझे याद है दर्जनों बार, लगभग 100 के आसपास हमने ईसाइयों और उनके चर्चों पर हो रहे हमलों की चर्चा की है। यह अलग बात है कि किसी पर स्पेशल वीडियो नहीं होता है, अन्य मामलों के साथ हम इन घटनाओं को भी शामिल करते हैं। लेकिन आज जब चीफ जस्टिस को गाते हुए सुना तो मन में यह सवाल उठा कि कितना अच्छा होता यदि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट इन आंकड़ों पर ध्यान देता जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। आप भी एकदम टकटकी लगाकर देखिए, यकीन नहीं होगा कि भारत कहां से कहां पहुंचा दिया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार साल 2012 से लेकर 2022 तक ईसाइयों और उनके पूजा स्थलों पर जो हमले की घटनाएं हैं वो लगभग 4 गुना हो गई।
बढ़ गई। 2012 में ईसाइयों पर हमले की 131 घटनाएं होती हैं पूरे देश में। 2013 में 147, 2014 में 151, 2015 में 179, 2016 में 247, 2017 में 351, 2018 में 325, 2019 में 366, 2020 में 327, 2021 में 505 और 2022 में 599 और 2023 की शुरुआती 8 महीनों में ही 525 से अधिक घटनाएं हो गई। अब जरा एक बार ध्यान दीजिए, साल 2012 में ईसाइयों पर हमले की पूरे देश में घटनाएं 131 थीं। 2014 के बाद से अचानक इसमें जबरदस्त बढ़ोतरी होती है और हमले की घटनाएं लगभग 4 गुना होने लगती हैं। क्या यह सवाल नहीं उठना चाहिए कि 2014 के बाद देश में ऐसा क्या हो गया कि ईसाइयों पर हमले इस कदर बढ़ने लगे? ऐसी कौन सी बीमारी आ गई या लाई गई? उस बीमारी को लाने के लिए कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाओं की यह जिम्मेदारी नहीं बनती कि ऐसे मामलों पर संबंधित सरकारों के कान गर्म किए जाए, उन पर कार्रवाई की जाए? हमारे देश में अल्पसंख्यक आयोग से लेकर अल्पसंख्यक मंत्रालय तक है, ये सब क्या करते हैं? क्या इन्होंने कभी भी ये जानने का प्रयास किया कि 2014 के बाद से अल्पसंख्यक समुदाय इतने भयावह स्थिति में कैसे पहुंच गया? इन सब के लिए कौन जिम्मेदार है? सवाल यह है कि क्या सिर्फ 25 दिसंबर के दिन हरा हरा पेड़ लगाकर उसमें चाइनीज बत्ती जलाकर और कोई गीत गा लेने से भारत में ईसाइयों का जीवन सुरक्षित हो जाएगा? वो एक नागरिक के रूप में स्वतंत्र जीवन जी पाएंगे? हाल ही में मणिपुर में जो घटनाएं हुई, वहां से रिपोर्ट आई कि मात्र 36 घंटे के भीतर लगभग 250 चर्चों को नष्ट कर दिया गया। कल्पना करके देखिए, मणिपुर जैसा छोटा सा राज्य 36 घंटे के भीतर वहां पर 250 चर्च समाप्त कर दिए जाते हैं। लेकिन देश की राजनीति और सरकार को शायद कोई फर्क नहीं पड़ता और गोदी मीडिया तो सन्नाटे मारकर बैठा रहता है, उसकी बात ही क्या करें। हालांकि यहां पर एक सवाल और उठने लगा है कि प्रधानमंत्री का ईसाइयों के प्रति प्रेम हमेशा नहीं जागता है, वो सोया रहता है, ठीक चुनाव से पहले जाग जाता है। एक बार केरल में चुनाव था, तब भी इन्होंने पादरियों से मुलाकात की थी और अभी लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तब फिर से इन्होंने क्रिसमस डे के दिन लंच का आयोजन करवाया। बाकी बीजेपी तथा तमाम हिंदूवादी संगठनों के लोग ही आए दिन पूरे साल ईसाई विरोधी हुआ करते हैं, परंतु चुनाव से ठीक पहले इन कट्टरपंथियों के भगवान ईसाइयों के हितैषी बन जाते हैं। अब देश भर के 3000 से अधिक ईसाइयों ने एक बयान पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें यह लिखा है कि जिन ईसाई नेताओं ने प्रधानमंत्री के लंच में हिस्सा लिया, उन्होंने ठीक नहीं किया। उनके पास एक मौका था कि वो प्रधानमंत्री के सामने अपनी बात रख पाते, देश भर में ईसाइयों और चर्चों के खिलाफ जो हो रहा है, जो हमले हो रहे हैं, उसका विरोध कर पाते। प्रधानमंत्री से कहते कि इस पर कुछ बोलिए, एक्शन लीजिए, आपके कार्यकाल में ईसाइयों पर हमले लगभग 4 गुना हो गए। कहा गया है कि यह दिलचस्प बात है कि जब प्रधानमंत्री ने ईसा मसीह की प्रशंसा की और ईसाई समुदाय की सेवाओं के बारे में खुलकर बात की, तो उन्होंने आज देश में ईसाइयों की स्थिति के लिए पश्चाताप या सहानुभूति साझा नहीं की। यानी प्रधानमंत्री ने न तो यह कहा कि ईसाइयों के साथ जो हो रहा है उसका हमें पछतावा है, न ही कोई सहानुभूति प्रकट की। यानी यह नहीं कहा कि देश भर में ईसाइयों के खिलाफ जो हिंसा हो रही है वो क्यों हो रही है, उसे कम करने के प्रयास पर भी कोई बात नहीं कही प्रधानमंत्री ने। इस बयान में कहा गया है कि क्रिसमस डे लंच में आमंत्रित लोग ईसाइयों का एक चुनिंदा समूह थे, यानी गिने चुने लोग थे। जब निमंत्रण प्रधानमंत्री का ही था, तो यहां उनके लिए मणिपुर और अन्य जगहों पर ईसाइयों के साथ जो हो रहा है उसके विरोध में इस निमंत्रण को विनम्रता पूर्वक अस्वीकार करने का मौका था। लेकिन इन लोगों ने निमंत्रण को अस्वीकार नहीं किया और जब वो प्रधानमंत्री के न्योते पर इस तरह के कार्यक्रम में शामिल होते हैं, तो कहीं ना कहीं ईसाइयों के खिलाफ जो कुछ हो रहा है देश भर में, उसे मौन स्वीकृति दे रहे हैं। लेकिन जो ईसाई नेता प्रधानमंत्री को ऐसी स्वीकृति दे रहे हैं, वो हमारी तरफ से नहीं है। यानी देश भर के ईसाई इस बात पर नाराज हैं कि उनके नेता प्रधानमंत्री के लंच वाले कार्यक्रम में शामिल होने क्यों गए, जबकि देश भर में प्रधानमंत्री के कार्यालय में ही ईसाइयों पर और चर्चों पर हमले बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और ये ज्यादातर हमलों में हिंदूवादी संगठनों के लोग ही होते हैं। कई बार पीड़ित ईसाई ही होते हैं, मगर फिर भी उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई भी होती है। यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है, बीजेपी शासित कई राज्यों में धर्म परिवर्तन विरोधी कानून बनाए गए और कथित तौर पर इस कानून का भरपूर दुरुपयोग ईसाइयों के खिलाफ किया जा रहा है। यदि आप आसानी से समझना चाहें तो सीधे सीधे कह सकते हैं कि एक तरफ धर्म परिवर्तन के नाम पर ईसाइयों के खिलाफ प्रोपेगेंडा और हिंसा की जा रही है, संगठित तरीके से की जा रही है, सबको मिला जुला कर की जा रही है, यानी धर्म परिवर्तन का डर दिखाकर हिंदुओं को डर के माध्यम से एकजुट करने की कोशिश, और दूसरी तरफ चुनाव से ठीक पहले ईसाइयों को ही बुलाकर खाना पीना खिलाना, उनके साथ लंबा और पुराना रिश्ता बताना, उनके वोटों में भी सेंध लगाने की कोशिश। यही तो असली राजनीति है। तुम भी मेरे, लेकिन तुम दोनों एक दूसरे के नहीं हो सकते।